वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू इलेक्ट्रॉन फिजिक्स क्लासेस। आज का जो आर्टिकल चल रहा था अभी पुराने वीडियो में, दैट वाज फॉर इक्वेशन ऑफ द पाथ। अब इसमें थोड़ा तड़का डालने के लिए एक मज़ेदार आर्टिकल लेकर आए हैं और इसको हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के लैंग्वेज में बोलते हैं एक मंकी प्रॉब्लम। अ मंकी एंड अ हंटर, ये दो दो दोनों साथ में है, मंकी एंड अ हंटर। और मंकी और हंटर से जाने से पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भाई साहब ये हैं, कोई बंदा है हमारे कोल। ये क्या कर रहा है, ये ड्रामे कर रहा है थोड़े से, और ये कैन को हिट करने वाला है। क्या करने वाला है? कैन को हिट करने वाला है। वो जो कैन है वो यहाँ लगी हुई है, जैसे द कैन ओवर है, और एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने घर पे, आप भी कर सकते हैं। और ये फायर कर रहा है इसको यहाँ से ही, ऐसा लग रहा है कि अपने मुंह से फायर कर रहा है। आप हाथ से फायर कर सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है? ये दिस इज समथिंग वेरी गुड। जैसे लिखते हैं जीरो जी पाथ। ये क्या होता है जीरो जी पाथ? मतलब ऐसा सोच रहा है बंदा कि यार अगर ग्रेविटी नहीं होती तो मैं फायर करता तो सीधी जाती, लाइन ऑफ साइट पे जाती है ना। लाइन ऑफ साइट जो होती है वो क्या होती है? जीरो जी पाथ। सीधा गई, सीधा, कहीं कर्व वर्व नहीं आ रहा, बिल्कुल सीधा गई। कर्व किसकी वजह से आता है? ग्रेविटी की वजह से आता है। वो तो आएगा ही ना, ग्रेविटी तो है, नहीं तो गए आप ना, उड़ेंगे आप हवा में। तो ये ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ, ये इसका पाथ हो गया कर्व। लेकिन आश्चर्यचकित रह गया बंदा, आश्चर्यचकित रह गया बंदा कि मैंने फायर करा था उसको, कैन को, लेकिन ये फिर भी कैन को हिट कर गया, जबकि पाथ एक्सपेक्टेड पाथ नहीं गया। वो लगा कि सीधा चले जाएगा, लेकिन कर्व कर गई, लेकिन फिर भी ये कैन को हिट कर गया। अब ये क्या कहानी है कि वो फिर भी कैन को कैसे हिट कर गया? उसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट है। वो कंस्ट्रेंट क्या है वो मैं आपको इस कहानी में बताने वाला हूँ। जो कहानी किसकी है? एक हंटर की है, एक मंकी की है। देर इज अ हंटर एंड देर इज अ मंकी। सो देर इज अ हंटर एंड देर इज अ मंकी, और ये कहानी है इन दोनों की। और इस कहानी का जो बेसिक है वो पहले बताएं आपको क्या है। ये अपना जो हंटर है, बैठा हुआ है यहाँ पे जो, उसने क्या करा, मंकी की तरफ निशाना साधा। मंकी को देख रहा था, मंकी को निशाना, मंकी भी देख रहा था उसको कि उसकी तरफ निशाने साधे बैठा है। और अब इसने क्या करा, निशाना साध लिया। निशाना साध लिया मतलब ये जो एंगल है, ए हो गया कांस्टेंट। थीटा रख देता हूँ इसको, ये एंगल क्या हो गया? कांस्टेंट। अब निशाना ऐसे लगा हुआ है, एंगल कांस्टेंट हो गया। अब उसने फायर कर दिया धार। अब पता नहीं कौन सी बुलेट थी, कौन सी गन थी उसके पास, तो अलग अलग गन की अलग अलग बुलेट के हिसाब से उसकी स्पीड होगी, है ना। तो स्पीड डिफरेंट हो सकती है, पर एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो सेम। उसी प्रोजेक्शन से वो फायर कर रहा है। ठीक है, स्पीड बदल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द गन, डिपेंडिंग अपॉन द शेल, द साइज ऑफ द बुलेट, एवरीथिंग, द स्पीड माइट बी डिफरेंट। ठीक है। और अब उसने फायर करा। अब मंकी जो है, मंकी जो देख रहा था उसको, देख रहा था उसको, और उसको क्या हुआ, उसको आवाज आई, ठाए, मतलब जैसे गन की आवाज आती पुरानी पिक्चरों में, ठाए आवाज आई। अब जैसे उसको आवाज आई, उसी क्षण, उसी इंस्टेंट वो कूद पड़ा। उसको लगा बुलेट लगेगी मैंने को, और मेरे को बुलेट लगेगी तो मैं कूद पड़ू। तो वो जी कूद गया, उसी इंस्टेंट पे कूद गया। मतलब टी इक्वल टू जीरो पे हंटर ने बुलेट को फायर करा, और टी इक्वल टू जीरो पे ये बंदर, ये जो मंकी है, वो उसी जगह से कूद गया, फ्री फॉल में आ गया। मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? जीरो। बुलेट की इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, उसको हम यू रख लेते हैं जो उसकी इनिशियल स्पीड है। पर बंदर तो जी फ्री फॉल में आ गया, वो तो गिर गया। उसको लगा मैं बच जाऊंगा, क्योंकि वो तो उधर निशाना साधे बैठा है। लेकिन उसको क्या पता था कि जो बुलेट है वो जीरो जी पाथ पे नहीं जाती है। ये कौन सा पाथ है? दैट्स अ जीरो जी पाथ। इस पाथ पे बुलेट नहीं जाती है, बुलेट तो कर्व करती है। धोखा लग गया बेचारे को, और ये बुलेट जाके उसको हिट कर गई। अरे ये कैन वाला किस्सा हो गया जो आप घर में कर सकते हैं, मंकी वंकी को नहीं मारना। तो ये जाके मंकी को हिट कर गई। अब मेरा फिजिक्स कहता है भैया इसको प्रूव करो कि बुलेट मंकी को हिट करेगी। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कहते हैं भाई बुलेट मंकी को हिट करेगी, प्रूव करो। मैंने कहा चलो ये दिखा तो दिया मैंने आपको कि हिट कर रही है, ऐसे नहीं मानेंगे, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। हमने कहा चलो प्रूफ करते हैं, अब इतने बोल रहे हो तो प्रूफ कर ही देते हैं, इसमें क्या है प्रूफ करने में, जब हमने समझा ही दिया कि हिट करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, देखो ये वाला डिस्टेंस, ये हमको गिवन है, दैट इज इक्वल टू डी। ये डिस्टेंस गिवन है। ये कहाँ तक का डिस्टेंस है? ये पेड़ तक का, ये मंकी तक का डिस्टेंस है, डी है। ठीक है ना। और जिस हाइट पे मंकी है, पेड़ पे है ना, उसकी हाइट होगी कुछ, वो हाइट कितनी है? एच है। सही है जी, वेरी गुड।
अब क्या हो रहा है समझिएगा, t इक्वल टू 0 पे यहां से बुलेट फायर करी गई, उसका पाथ कर्व्ड है, और t इक्वल टू 0 पे मंकी कूद गया नीचे, उसका पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, फिजिकल इंडिपेंडेंस है, दोनों का एक दूसरे के मोशन में कोई लेना देना नहीं है, पर कहीं अगर मीट कर गए तो फिर लेना देना है, फिर मंकी गया। सो मान लेते हैं कि t इक्वल टू टी पे मंकी को बुलेट लग गई, बुलेट हिट कर गई, मान लेते हैं। तो भाई ऐसा होना चाहिए कि अगर ये सिनेरियो है, इसका मतलब जितना डिस्टेंस मंकी फॉल करा वाई एम लिख दूं, और जितनी हाइट बुलेट की उस समय है वाई बी लिख दूं, ये दोनों मिला के एच के बराबर होनी चाहिए। मतलब हमारा प्रूफ करने का, टू प्रूफ हमारे पास एक तरीका है कि अगर हम ये बता दें कि मंकी जितना नीचे गिरा और बुलेट गो की ग्राउंड से फायर करी गई थी वो जितना ऊपर उठी, सो दोनों मिला के अगर एच के बराबर हुए तो इसका मतलब कि बुलेट मंकी को हिट करेगी। और अगर ये बराबर नहीं है, उनके बीच में कोई गैप रह गया, या ये एच से ज्यादा आ गया या ये एच से कम आ गया, तो फिर भाई बुलेट और मंकी का कोई मेल नहीं है, बुलेट मंकी को हिट नहीं करेगी। हो सकता है कि मंकी वहां तक पहुंचा ही ना हो और बुलेट पहले निकल जाए, और ऐसा हो सकता है कि मंकी उस पॉइंट को क्रॉस कर गया और बुलेट उसके बाद में वहां से जा रही है, तो बुलेट मंकी को हिट नहीं करेगी। सो इफ द बुलेट इज गोइंग टू हिट द मंकी, यू नीड टू प्रूव दिस। करेक्ट है, अगर ये कंडीशन अलाइव है देन द बुलेट मस्ट हिट द मंकी। तो चलो इस बात को प्रूव करने निकल पड़ते हैं, और हम बुलेट के पाथ को लिखते हैं, पहले बुलेट के पाथ को। सो बुलेट की इक्वेशन कैसे आएगी, इक्वेशन ऑफ द पाथ से वो कैसे आती है, दैट्स एक्स tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है, दैट्स द बुलेट इक्वेशन। और आगे देखते हैं आगे। अब बुलेट के लिए x कैसे आएगा, दैट इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ऐसे आएगा ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो जीरो है बुलेट की, एयर फ्रिक्शन तो है नहीं, तो x कितना है, यू एक्स इंटू टी। सो टी की वैल्यू कितनी है, दैट इज x अपॉन यू एक्स। तो ये देखो, दिस इज x अपॉन यू एक्स, तो x अपॉन यू एक्स कितना हो गया, t के बराबर हो गया। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस ऑफ हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई है। ये दूसरी लिख देते हैं, जैसे दूसरी इक्वेशन है, पहली तो ये वाली है जिसको भैया मुझे प्रूव करना है, राइट। तो एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कहानी किसकी हो गई है, बुलेट की कहानी हो गई है, क्योंकि बुलेट का पाथ क्या है, दैट्स अ कर्व पाथ, प्रोजेक्टाइल पाथ है बुलेट का पाथ है, दैट्स अ पाथ ऑफ द बुलेट। और भाई मंकी जो है वो तो सीधे आ रहा है, कैसे आ रहा है, फ्री फॉल में आ रहा है, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो मंकी कैसे आ रहा है, जो नीचे गिरा उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, जीरो थी, फ्री फॉल में था, उसी इंस्टेंट पे गिर गया था और नीचे आ रहा था, उसके डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। बुलेट तो ग्राउंड से ऊपर जा रही है, मंकी तो ऊपर से नीचे आ रहा है, माइनस ऑफ हाफ इंटू जी, फ्री फॉल में है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, माइनस जी होगी। कितना समय मिला उसको, टी सेकेंड्स, टी सेकेंड्स में बुलेट वहां पहुंचनी है और टी सेकेंड्स में मंकी वहां पहुंचना है, तो दोनों का समय तो सेम है। सो वाई एम कितना हो गया, दैट बिकम्स हाफ जी टी स्क्वायर। ये मेरी दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन बन गई, ये तीसरी इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। इसका मतलब वाई बी और वाई एम को जोड़ लोगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ो। सो लेट्स ऐड अप, वी गेट एक्स tan थीटा माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी डी स्क्वायर एंड प्लस हाफ ऑफ जी डी स्क्वायर। सही है ना, ये पूरी टर्म इसके साथ में जोड़ ली गई है और पता चला हाफ जी डी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाता है और आपका रिलेशन जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, दैट इज वाई बी प्लस वाई एम इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। दिस इज हाउ यू गोना प्रूव इट, दिस इज हाउ यू गोना प्रूव इट। आपने बुलेट को फायर कैसे करी थी, अलोंग द जीरो जी पाथ, पर आपकी एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से गई नहीं, रिलेटिव से सोचते वो मूव नहीं करता तो सीधा जाके खट हिट कर जाती उसको। क्या बोला मैंने, समझ में आई। वाई बी प्लस वाई एम इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। और अब इस पूरे ट्रायंगल को देखें, तो पूरे ट्रायंगल को अगर आप देखते हैं, सो व्हाट डू यू फाइंड, इस ट्रायंगल से ये वाली साइड कितनी है h, ये कितना है d, ठीक है ना, पूरी ट्री की हाइट जहां से वो कूदा h, और ये बेस डिस्टेंस d, और ये एंगल कितना थीटा। सो व्हाट्स ऑन द डायग्राम, डायग्राम से देखा सर tan थीटा जो है दैट्स इक्वल टू h अपॉन d। इसका मतलब d tan थीटा इज इक्वल टू h, क्या है, द d tan थीटा इज इक्वल टू h। और x की वैल्यू कितनी है, जब ये यहां पर है सर, यहाँ पे x की वैल्यू d के बराबर है, सो x वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, d।
So can I write this as equal to d tan theta? Of course you can. And then what is the value for the d tan theta? So d tan theta becomes h. How much? H. So we substitute this and we get d tan theta equal to h. So yb, that's bullet height at that instant, and plus the monkey fall at that instant, वो दोनों मिला के h के बराबर हैं. और यही बात हमें प्रूफ करनी थी और हमने प्रूफ कर ली है. एंड देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर द बुलेट हिट्स द मंकी. चलो ये बात क्लियर हो गई, डन हो गई है. ये बातें यहाँ पे बिल्कुल सामने हैं आपके. देखो, विदाउट ग्रेविटी मंकी रिमेन्स इन द इनिशियल पोजीशन, द डार्ट ट्रैवल स्ट्रेट टू द मंकी एंड देयरफॉर द डार्ट हिट्स द मंकी. इसका मतलब अगर ग्रेविटी फ्री रीजन होता तो मंकी नहीं गिरता और मंकी वहीं रहता तो वो बुलेट जाके उसको हिट कर जाती. इसके अंदर कोई संदेह नहीं है, हमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन अगर वो उसी इंस्टेंट पे गिर गया, अगर वो गिर गया तो भी मंकी क्या करा? मंकी फॉल स्ट्रेट डाउन. डार्ट हैज ऑल्सो फॉलन बाय द सेम अमाउंट. मतलब ये जो बुलेट है वो राइज करिए, फॉल नहीं करिए, राइज करिए. मंकी नीचे गिरा, बुलेट राइज करी और दोनों जाके हिट करे गए. क्या हमेशा करेंगे? क्या ये हमेशा हिट करेंगे? मैंने कहा ऐसा नहीं है. तो फिर कैसा है? अगर वो हमेशा हिट नहीं करेंगे तो फिर कैसा है? तो मैंने कहा चलो आपको समझाते हैं. तो मैं थोड़ी कलाकारी दिखाऊंगा आपको. बंदर लेकर आता हूँ और शिकारी लेकर आता हूँ. देखो, शिकारी लेकर आता हूँ मैं पहले. तो ये मेरा शिकारी है. ये शिकारी अब मैं लेकर आ रहा हूँ और इसको मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ कि भाई ये फायर वायर करेगा यहाँ से. ठीक है ना? ये शिकारी आ गया. ठीक है, शिकारी अपनी जगह पहुँच गया है. अब बंदर की बारी है. अब बंदर कहाँ है कहानी में? अब बंदर जो है उसको हम पेड़ पर रख देते हैं यहाँ पे. ये आ गया जी बंदर यहाँ पे. ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? उसको देख रहा है. ही इज वॉचिंग इट. और निशाना साधे बैठा है उधर. सो निशाना लग गया है. निशाना इस लाइन पे लगा दिया गया है. इस लाइन पे निशाना लगा दिया गया है विद द स्पीड u. और एंगल वैंगल भी दे दिया गया है. वो एंगल कितना है? दैट एंगल इज सपोज टू बी थीटा ओवर हियर. ये निशाना लगा दिया. अब ये t इक्वल टू 0 पे ये कहानी हो रही थी. एट t इक्वल टू 0 क्या हुआ कि जैसे बुलेट फायर हुई मंकी कूदा. तो मंकी कूदा. अब मंकी कहाँ है? अब बुलेट जो है वो गई, बुलेट जो मूव करी और बुलेट मूव करके यहाँ तक पहुंची, यहाँ पहुंच गई. तो मंकी कहाँ है? हमने प्रूफ करा अभी पीछे. क्या प्रूफ करा? कि जो मंकी है वो जी वहां पहुंच गया और बुलेट ने उसको हिट कर लिया. ठीक है, अब क्या हुआ? मेरी बात को सुनना ध्यान से. ठीक है, अब क्या है कि जो स्पीड थी पहले वो थी u1. अब जो स्पीड है दैट इज u2 एंड u2 इज लेस देन u1. तो ये पाथ है. स्पीड कम है, स्पीड कम है तो ग्रेविटी ज्यादा इफेक्ट करेगी और पाथ में कर्व बिहेवियर थोड़ा ज्यादा आ रहा है ना? थोड़ा कर्व बिहेवियर ज्यादा आ रहा है. अब देखो, अब आपकी स्पीड और कम है. बुलेट की स्पीड कम है, आपकी नहीं, बुलेट की स्पीड कम है. तो बुलेट कम वाइड ट्रैवल कर पाएगी क्योंकि बुलेट की इनिशियल स्पीड कम है. मंकी तो भाई फ्री फॉल में गिर रहा है. तो अगर बुलेट जो वाई है वो कम ट्रैवल करेगी तो जो पाथ है बुलेट का, वो देखो पाथ है जो बुलेट का इधर होगा, लेकिन तब भी वो हिट कर लेगा मंकी को. क्योंकि मंकी को जितना समय मिला उतने समय में वो और डिस्टेंस नीचे आ गया. बात समझ में आ रही है? सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाने में इन सब में जो बिहेवियर है वो समझो. जो बिहेवियर है वो समझो कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है और ये जो डिस्टेंस है वो x है. और x कैसे आता है? दैट इज u cos थीटा इंटू टी. समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आपका x फिक्स है, वो तो d के बराबर है, वो तो बदल नहीं सकता है, वो फिक्स है. समझ आ रही है? थीटा आपका बदल सकता नहीं है, थीटा आपका फिक्स है. जो एम है वो फिक्स है. तो अगर d सेम है और cos थीटा सेम है तो u इंटू टी का प्रोडक्ट माय डियर, ये u इंटू टी का प्रोडक्ट सेम है. इसका मतलब अगर u इंटू टी का प्रोडक्ट सेम है तो अगर स्पीड कम है तो बुलेट को वहां तक पहुंचने में, उतना डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज्यादा समय लगेगा. तो अगर ज्यादा समय लगेगा इसका मतलब मंकी को उतना ज्यादा समय मिलेगा
उतने समय में मंकी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। मतलब अगर हम ऐसा बोलते हैं कि स्पीड की वैल्यू कितनी है u2, सो टाइम कितना लगेगा t2 इस डिस्टेंस d को ट्रैवल करने में, क्योंकि cos थीटा तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब t इक्वल टू t2 पे जाके यहां पे बुलेट ने मंकी को हिट करेगा। अगर स्पीड की वैल्यू u3 हो गई जो कि और कम आ रही है, तो डिस्टेंस d सेम है, तो टाइम क्या होगा, अब वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि u3 की वैल्यू कम है। तो इसका मतलब t3 क्या होगा, ज्यादा। मंकी को और ज्यादा समय मिला तो मंकी और थोड़ा नीचे आ गया, बुलेट टा भी उसको हिट करेगी, दैट इज एट द न्यू टाइम इंस्टेंट एट t3 पे हिट करेगी। समझ आ रही है? तो और स्पीड कम कर दी, और स्पीड कम करने से क्या होता है, स्पीड कम करने से रेंज भी कम हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जाके बस यहां गिर गई, तब भी जस्ट मंकी को ये गोली लग गई, जस्ट लग गई, जस्ट लग गई। इसके बियॉन्ड अगर स्पीड को और कम करा, इसके बियॉन्ड स्पीड अगर और कम करी, तो ये बुलेट यहीं जाके गिर जाएगी। लेकिन अब वो मंकी को हिट नहीं कर सकती, क्योंकि मंकी का जो पाथ है वो तो स्ट्रेट ही है। मंकी कूद के उधर थोड़ी आएगा कि मारो मुझे। इसका मतलब मेरे को एक कंडीशन दिख रही है। मुझे कंडीशन क्या दिख रही है कि भैया हर 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 स्पीड पे मंकी हिट नहीं होगा। अगर एक मिनिमम स्पीड के ऊपर फिर बुलेट फायर करी गई है तो मंकी डेफिनेटली हिट होगा, लेकिन अलग अलग जगह पे हिट होगा, अलग अलग पोजीशन पे हिट होगा। लेकिन अगर स्पीड उस मिनिमम क्रिटिकल स्पीड से कम है तो फिर ये नहीं होने वाला है। तो मेरा क्वेश्चन बदल जाता है, एंड माय क्वेश्चन इज फॉर फाइंडिंग दैट क्रिटिकल स्पीड। सो मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूं, to find the critical or minimum speed that the bullet hits the monkey, right? Such that the bullet hits the monkey। और ये बहुत आसान है, ये मतलब बिल्कुल मुश्किल नहीं है जो मैं अभी बताने वाला हूं। वो किस तरीके से, देखो अब ऐसा है कि ये रेंज है, ये क्या है, रेंज है, ये वाली रेंज है। अब ये आपकी स्पीड थी कोई un, तो ये रेंज ही rn। देखो अब ये जो u3 वाला है उसको देखो, उसकी रेंज ज्यादा है, इसकी रेंज है, ये वाली r3 है, और ये r3 जो है वो क्या है, d से ज्यादा आ रही है, तो बुलेट मंकी को हिट करेगी। ये देखो ये क्या है, यहां पे जाके हिट करती है ऐसे, अगर मंकी नहीं होता बीच में। तो ये पूरा कितना है, ये आपका R2 है। R2 क्या है, R2 D से ज्यादा है, तो बुलेट डेफिनेटली मंकी को हिट करेगी। तो जब तक रेंज D डिस्टेंस से ज्यादा है तब तक डेफिनेटली बुलेट क्या करेगी, मंकी को जाके हिट करेगी। लेकिन अब देखो इस वाली कंडीशन में क्या है, इस वाली कंडीशन में जब ये वाला पाथ है तो जो रेंज आ रही है वो D से कम आ रही है, और अगर D से कम रेंज आएगी तो बुलेट मंकी को हिट नहीं करेगी। तो क्रिटिकल क्या है, क्रिटिकल ये है कि जो रेंज है वो जस्ट D के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। मतलब कंडीशन आ गई है कि जो रेंज है वो D से या तो बराबर हो या तो उससे ज्यादा हो। अगर बिल्कुल बराबर होगी तब हम उसको मिनिमम कंडीशन बोल देंगे, ज्यादा होगी तो अलग अलग जगह पे हिट कर लेगा। मतलब बिल्कुल बराबर होगी तो बिल्कुल नीचे की तरफ जाके वो मंकी को हिट कर पाएगा, और जैसे जैसे यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो ऊपर की तरफ मंकी को हिट करेगा। सो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है सर यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, एंड दैट्स ग्रेटर दैन इक्वल टू डी। आपको यू निकालना है, सो देयरफॉर यू स्क्वायर बिकम्स ग्रेटर दैन जी डी अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा। सो यू स्क्वायर is greater than equal to g into d upon 2 sin theta cos theta। आप लिख सकते हैं इसको u ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट ऑफ g इंटू डी अपॉन 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ट्राइंगल चेक अपॉन कर लेते हैं एक बार, दैट इज दिस इज h, दिस इज d, दिस इज थीटा। सो हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएगी रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। h इज द हाइट ऑफ द ट्री, d इज द डिस्टेंस एट विच द हंटर इज देयर। तो साइन थीटा इससे कितना आ रहा है, दैट इज h अपॉन रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना आ रहा है, दैट इज d अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें कुछ कैंसिल आउट है, लग तो रहा है कि कुछ कैंसिल है, डी कैंसिल्ड आउट है। एंड सो आई एम गेटिंग द एक्सप्रेशन दैट u इज ग्रेटर दैन इक्वल टू g इंटू ये रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दो बार है,
तो न्यूमरेटर में जाके एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया है एंड डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एच, दैट्स द वैल्यू। और अगर मिनिमम चाहिए, सो आई हैव द यू मिनिमम दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ जी इंटू एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एच इज माई एक्सप्रेशन फॉर द यू मिनिमम। इसका मतलब जब ये एक डायग्राम है, इसका मतलब ये जो स्पीड है, ये वाली जो स्पीड है, दिस इज यू मिनिमम, और यू मिनिमम से फायर करने पे वो कहाँ हिट कर रहा है उसको, मंकी को बिल्कुल इस पॉइंट पे, बिल्कुल मंकी थल्ले जमीन पे आ गया तो हिट कर रहा है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं u3, दिस इज मोर देन यू मिनिमम, और ऊपर वाली जो वैल्यू है दैट इज मोर देन यू मिनिमम, तो इसका मतलब वो ऊपर ऊपर ही उसको हिट करने लगेगा, तो बहुत तेजी से होगी, तो जस्ट नियर द ट्री। सो इफ इट इज अ एक्सट्रीमली हाई स्पीड, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली हाई स्पीड होगा, तो क्या होगा, ग्रेविटी ज़्यादा उसके पाथ को डिविएट नहीं कर पाएगी, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो उसको वहीं पे जाके हिट कर लेगा। इसका मतलब इफ इट इज ऑलमोस्ट नियर एन इनफाइनाइट काइंड ऑफ स्पीड दैट इज गोना हिट ओवर देयर, क्योंकि फिर ग्रेविटी उसको उतना कर्व ही नहीं दे पाएगी कि बुलेट कर्व हो, और in any case it is gonna hit the monkey if the speed is more than u minimum. So बात समझ में आ गई है। So if u is greater than u minimum, the bullet definitely hits the monkey. बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, और मैंने बहुत मज़े से समझाया आपको, आपको समझ में भी आई होगी, रिवाइंड करके देख लेना एक बार। बुलेट डेफिनेटली हिट्स द मंकी बट एट डिफरेंट पोजिशंस, मतलब अलग अलग जगह पे हिट करी, वो समझ में आ रही है आपको। उतनी हाइट ज़्यादा होगी, जितनी यू की वैल्यू ज़्यादा है उतनी ज़्यादा हाइट पे, उतने नियर टू द ट्री ब्रांच वो उसको, मंकी को हिट करेगा। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मज़ा आया मुझे कराने में भी, आपको सुनने में भी। तो ये थोड़ी हंटिंग एक्टिविटी के ऊपर एक और क्वेश्चन है मेरे पास। अब इस बार डियर है हंटिंग के लिए, डियर इज देयर। सो देखो, ये एक डायग्राम है नीचे, पहले उसके ऊपर गौर करें आप, गौर फरमाएं इस पर्टिकुलर डायग्राम पे। ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम को मैं लांच करके दिखाऊँ आपको। सो ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि भाई एक शिकारी है जो डियर को शिकार करने वाला है, हंटर है जो डियर को हंट करने वाला है, और ये जो कर रहा है ना ये गलत है। ये ऐसे करेगा तो हो सकता है कि डियर को हिट ना हो, ऐसा पॉसिबल है कि ये जो एक्शन है ना इसका, ये एक्शन जो है ना बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर रखी हुई है, और इसका टारगेट भी बिल्कुल सामने है, तो मिस हो जाएगा। मेरे को लगता है कि मिस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये गलती कर रहा है, इसको सिखाना पड़ेगा कि कैसे करना है। वैसे ये सब एक्टिविटीज़ हाइपोथेटिकल हैं, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम किसी डियर को हिट करेंगे या मंकी को कभी हिट करेंगे। ऑल द एनिमल्स वी लव, वी कीप देम एज पेट्स ऑल्सो, लाइक मंकी भी कई लोग पेट्स रखते हैं। सो हम बिल्कुल भी वैसे नहीं है कि हम लोग कभी किसी जानवर को हिट करें। वी ऑल लव द एनिमल्स। ओके ओके, सो फाइन। सो अभी फिलहाल हमें क्वेश्चन दिया गया है फिजिक्स में कि अगर अगर हाइपोथेटिकली ऐसा सोचे कि हिट करे तो फिर क्या करें। तो ये क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन एम्स एट अ डियर फ्रॉम अ पॉइंट एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, द गन कैन इम्पैक्ट द स्पीड ऑफ, गन की स्पीड गिवन है मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया था आपको कि हर गन की डिफरेंट स्पीड होगी, उसका अंदर जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। एट वॉट हाइट अबव द डियर मस्ट ही एम इज गन इन ऑर्डर टू हिट इट। सो क्वेश्चन ने थोड़ा क्लियर करा जो मैं आपको बात समझा रहा था कि उसको थोड़ा ना गन को ऊपर रखना पड़ेगा एंगल पे। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। तो चलो थोड़ी एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। तो ये अपना डियर है, डियर को लेकर आते हैं, पहले थोड़ा समझाते हैं आपको। सो डियर है, डियर है, ये रहा डियर। अब ये डियर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है ना, ये डियर हमने प्लेस कर दिया। अब इसको हंटर लेकर आते हैं, इसको मतलब हिट करने के लिए हंटर लेकर आते हैं। सो वी हैव द हंटर ओवर देयर, और अभी हंटर जो है वो यहाँ आ गया। सो हियर इज माई हंटर। ओके डन। अब डियर भी है और हंटर भी है। अब किस बात की देरी है, अब इस बात की देरी है कि ये बुलेट को फायर करे, तो इसने बुलेट फायर करी, हॉरिजॉन्टल नहीं करी है, ये बात आपको समझाई है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि डियर से ऊपर कितनी हाइट पे एम करना चाहिए, ये एम पॉइंट है, इस पॉइंट पे एम करना है ताकि बुलेट कर्व होगी, पता है हमें, तो फिर वो जाके डियर को हिट कर सकती है। अगर आप सीधा मारेंगे तो फिर हो सकता है कि वो बुलेट जमीन में धंस जाए। आपको थोड़ा एलिवेशन लेना पड़ेगा। वो एलिवेशन कितना है वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। फाइंड द वैल्यू फॉर दैट एलिवेशन। तो हमने कहा निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है।
ये स्पीड यहाँ से फायर करी, कितनी स्पीड से, यू से फायर करी, तो उसका पाथ क्या है, जीरो जी पाथ है, जीरो जी पाथ नहीं सर, वो तो हो ही नहीं सकता, इज नॉट अ जीरो जी पाथ। तो फिर उसका पाथ कैसा है सर, उसका पाथ तो हमें पता है, उसका पाथ जो है सर वो ऐसा है, दिस इज लाइक दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज गोइंग टू हिट द डियर। इसका पाथ कैसा है सर, पैराबोलिक है एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू हिट द डियर। और ये जब उसको हिट करेगी, बिल्कुल हिट करना है, कोई कंडीशन नहीं है, हिट करना है, ना पीछे रह सकती है ना आगे, ना रेंज ज़्यादा हो सकती है ना रेंज कम हो सकती है। तो ये गिवन है कि जो डियर है वो 100 मीटर की दूरी पर है, एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, तो ये रेंज है बेसिकली। और रेंज क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है, दैट्स इक्वल टू 100 मीटर ही हमें गिवन है। और हमें एच कैलकुलेट करना है, इनिशियल स्पीड भी हमें गिवन है, दैट्स 500 मीटर पर सेकेंड, जो हमें इनिशियल स्पीड गिवन है। सो यू वैल्यू इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड, ये सब कुछ हमें गिवन है। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, दिस एंगल इज सपोज टू बी थीटा, करेक्ट। और रेंज का फॉर्मूला लगा लेते हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या है, दैट्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल में एच कैसे निकालूंगा, अगर मैं टैन थीटा यूज कर लूँ तो मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। टैन थीटा कितना है, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन आर फ्रॉम दिस ट्राइंगल। एच एलिवेशन हाइट है जहां तक मुझे एम करना है, बुलेट अपने आप कर्व होकर नीचे लग जाएगी, जैसे मंकी वाले केस में अभी आपने देखा, तो बिल्कुल एक जॉइनिंग सा क्वेश्चन है। सो टैन थीटा इक्वल टू एच अपॉन आर आ जाएगा और मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा, एच विल बी इक्वल टू आर टैन थीटा। पर इस क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट है क्या, इज देयर एनी ट्विस्ट, देयर इज नॉट एनी ट्विस्ट, देयर इज अ मैथमेटिकल ट्विस्ट, फिजिकल ट्विस्ट नहीं है, सारी कहानी सेम है जैसे मंकी वाले क्वेश्चन की थी, एक मैथमेटिकल ट्विस्ट है। अब इसमें से मैं थीटा निकाल के दूसरे क्वेश्चन में डालना है, यहाँ से थीटा फाइंड आउट करूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, दैट्स ऑल आई नीड टू डू। सो साइन ऑफ 2 थीटा फ्रॉम हियर दैट बिकम्स इक्वल टू जी इनटू आर अपॉन यू स्क्वायर। अब मैंने इसके अंदर जी की वैल्यू डाली, 10 डाली मैंने, क्वेश्चन में गिवन है जी की वैल्यू 10 लेने के लिए, और थोड़ी तसल्ली मिली, नहीं तो कैलकुलेशन आ जाती। रेंज की वैल्यू क्वेश्चन में 100 गिवन है, स्पीड की वैल्यू इनिशियली 500 गिवन है, सो 500 का स्क्वायर है, सो 500 इंटू 500 हो गया। ठीक है, हो गया सर, तो ये 100 एंड 100 कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये 5 दूनी 10 होता है, और ये 1/250 आ गया, दैट्स 1/250। या साइन 30 डिग्री होता है आपका एज 1/2.5, साइन 15 डिग्री मतलब 0.2 0.23 ऐसे के आसपास होगा। ये तो 1/250 है, 1/250, आर यू लिसनिंग, दैट 1/250, दैट टू लो एन एंगल। तो ये एच कोई ऐसा नहीं है कि 50 मीटर ऊपर उसके ऐसे देख रहा है, बिल्कुल हल्का सा ऊपर, बिल्कुल हल्का सा डियर के ऊपर एम करना होगा। माइन्यूट सेंटीमीटर्स में आंसर आएगा, सेंटीमीटर मिलीमीटर्स में आंसर आएगा। ये बारीकी होती है, ये निशानेबाजी होती है, आर्चरी इज अ कॉम्पिटिशन। है नौसिखे पहुंच गए, तो 12 मीटर ऊपर एम करके, सीधा एम करके, पता ही नहीं है कि कितना एम करना है, प्रोजेक्टाइल है, सीखना पड़ेगा। चलो, तो फिर मामला क्या है कि एंगल इतना स्मॉल होता है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो साइन ऑफ थीटा होता है उसको हम थीटा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। The sine of theta is approximate to theta and of course is also around tan theta for the very small angles. When the theta is supposed to be very small, तब आप इस अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल एंगल था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मतलब एंगल के ऊपर एंगल था। साइन 2 थीटा कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल आ रहा है, दैट्स इक्वल टू 1/250। सो गेट अ वैल्यू फॉर द थीटा फ्रॉम हियर एज 1/500, एंड सो I substitute over here in the tan theta equal to h upon r. So tan theta को कैसे लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे, क्योंकि एंगल तो अभी भी छोटा है। सो थीटा इज सपोज टू बी इक्वल टू h अपॉन r। सो h कितना हो जाएगा, r इंटू थीटा, r कितना है 100, थीटा कितना निकाला आपने 1/500, सो 1/500, दिस गेट्स कैंसिल, दैट इज 1/5, 1/5 होता है 0.2, 0.2 कितना मीटर्स, 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर। That's it. That was just a small mathematical twist to this particular question. And so the answer is 20 centimeter. Check on करते हैं कि option है, बिल्कुल है हमारे पास B option, that is 20 centimeter is our answer to this question. So it was a hunting day for us, hypothetical hunting day for us. So हमारा hunting day खत्म होता है यहाँ पर, ये आर्टिकल मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। हाँ, इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी के अंदर अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें आनी बाकी हैं, वो भी हम लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए मैं अलविदा कहता हूँ। कीप ऑन वॉचिंग माई लेक्चर। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल देखिएगा।